नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 बजे 3 खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर की पहली खबर आपको बताते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर लगातार वही, और आपको बता दें कि देश एक बार फिर कोरोना संकट के उसी दौर में जाता दिख रहा है जहां पिछले साल था। एक तरफ कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, शहरों में फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है, तो वहीं फिर से प्रवासी मजदूरों के अपने घर वापस लौटने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लगातार बढ़ती सख्तियों के बीच लॉकडाउन की आहट सिर पर है और दिल्ली, पुणे समेत अन्य इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटने लगे हैं। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर बीते दिन बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर जाते हुए दिखे। बिहार के कुछ मजदूरों का कहना है कि पिछली बार लॉकडाउन में वो यहां पर फंसे रह गए थे। ऐसे में अब फिर से ऐसी स्थिति बनती है तो वो यहाँ पर फंसना नहीं चाहते, इसलिए पहले ही अपने घर पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई तरह की अन्य पाबंदियां भी लग चुकी हैं। फिर से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के बीच में फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है। दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के पुणे में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने शहरों गांव की तरफ लौट रहे हैं। पुणे के रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में भीड़ देखी गई। रेलवे की ओर से कहा गया कि हम यहां नियमों का पालन कर रहे हैं। अधिक संख्या है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के पैमाने पर खरा उतरा जा रहा है। की बेकाबू रफ्तार, इसकी बाइटें भी आई होंगी। भैया जा रहे हैं बिहार। अभी क्या सोच के जा रहे हैं? अभी क्यों जा रहे हैं आप? अब सोच रहे हैं कि भाई साहब लॉकडाउन लगने वाला है, चल रहे हैं बिहार। कुछ तो गांव में कुछ करके खाएंगे। लॉकडाउन तो अभी नहीं लग रहा है। अब रात के लग गया है, दिन के कौन देखा भाई। हम लोग की समस्या बन गया, लॉकडाउन हो जाएगा तो हम लोग दिल्ली में रह के कितना क्या खर्चा कर सकते हैं, इसीलिए अपना गांव में जा रहे हैं। तो पिछली बार क्या परेशान लॉकडाउन में आप फंस गए थे? हाँ, फंस गए थे हम लॉकडाउन में। अच्छा। इस वजह से अभी समस्या देख के हमको जा रहे हैं, बच्चे लोग चल जाए तो वहाँ सही रहे। जो है दिल्ली में बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, इसीलिए हम लोग सब परिवार सोच रहे एक जगह हो जाए तो चाहिए। पिछली बार जो है ना, हमारे परिवार आधे आधे हो गए थे, इसीलिए आप सोच रहे कि सब साथ में रहे। तो लॉकडाउन लगा था, आप लोग कैसे गए थे? पैदल गए थे। अच्छा। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल रही है दिल्ली के आनंद विहार बस स्टॉप की, जो कि एक साल पहले थी। कितनी बड़ी संख्या में वहां से प्रवासी अपने घर, अपने गृह राज्य लौट रहे थे। एक बार फिर से मतलब वही हालात पैदा हो चुके हैं। देखिए, सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से देश के अंदर लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर भी वही स्थिति देखने को मिल रही है जो लगभग एक साल पहले थी। यानी कि सीधे सीधे कहे तो कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल दिल्ली के अंदर भी डरावनी होती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं प्रवासी जो मजदूर है, जो दिल्ली के अंदर दोबारा से आए थे, और वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार आनंद विहार बस अड्डे की बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके का देखने को मिल रहा है, क्योंकि मजदूर जो है वो वापस अपने घर जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जरूर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 5,000 से ज्यादा के आंकड़े आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अभी कोरोना की स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी है जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। मगर जब बाजारों की बात करें तो यहाँ से कुछ दूरी पर इंदरलोक मेट्रो स्टेशन है, और वहां पर भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। बाजार चल रहा है, साप्ताहिक बाजार, और उसके अंदर भी अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं की जा रही है, मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, मगर कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं करवा पा रहा है। जी, मजदूरों को लेकर ज्यादा परेशानियां खड़ी हो रही हैं इस समय, क्योंकि जो तस्वीरें हम भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आनंद विहार टर्मिनल की तस्वीरें हैं, जहां से मजदूर अपने घर के लिए पलायन कर रहे हैं। इसमें मजदूर
उत्तर प्रदेश के भी हैं और बिहार के भी हैं, अपनी पूरी पैकिंग कर चुके हैं और परिवार के साथ एक बार फिर से वो वापस लौटने लगे हैं। क्योंकि पहले जो लॉकडाउन हुआ था वो मजदूर फंस गए थे, मुश्किल से वो लोग अपने घर तक पहुंचे थे, पैदल चल चल कर जो तस्वीरें सामने आई थी, मतलब यहाँ से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक और बिहार तक किस तरीके से लोग पैदल चले थे, डराने वाली एक तरीके से तस्वीरें थी। अब वैसे ही हालात पैदा न हो, वो प्रवासी अब फिर से वही करने लगे। लेकिन अभी तो लॉकडाउन लगा भी नहीं है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें एक साल पहले की, तो एक साल पहले बिल्कुल लॉकडाउन लगा था और कहीं ना कहीं जो मजदूर थे, यानी कि प्रवासी मजदूर थे, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं के कहें या और राज्य की कहें वहां पर फंस चुके थे। मगर अब स्थिति कहीं ना कहीं ये वाली है कि आप दिल्ली सरकार ने अभी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, मगर प्रवासी जो मजदूर है उनको लगता है कि दोबारा लॉकडाउन लग सकता है और इसीलिए वो दिल्ली छोड़कर सीधे सीधे कहें तो अपने घर जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब बाजारों के अंदर या कहें लगातार सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और कहीं ना कहीं जो स्थिति बिगड़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के मन में भी यही लग रहा है कि हम किसी भी तरीके से अभी जो समय है उसके अंदर निकल के अपने घर पहुंच जाएं और जैसे ही लॉकडाउन लगेगा तो वो अपने घरों में हो। मगर जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है उससे भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि आने वाले समय के अंदर लॉकडाउन ही एक समाधान रह जाएगा। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोशिश जरूर है, मगर धरातल पर इस तरीके की सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। जी, क्या दिल्ली में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि ये प्रवासी मजदूर दिल्ली में ही रुक सके, इनको अपने घर ना जाना पड़े? ऐसा कोई इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार लगभग हर मोड़ पर लापरवाही थोड़ी सी नजर आ रही है। क्योंकि अगर जहां तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन का अभी तक ऐलान किया नहीं गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू का बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है। तो वो सख्ती दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिख रही है जो कि होनी चाहिए इस समय में। पहले से तैयारी एक तरीके से वो कहते हैं ना कि बाढ़ आने से पहले पुल बना लेना, वो तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बाढ़ आने से पहले जो दिल्ली सरकार को मौका दिया जा रहा है, यानी कि सीधे सीधे कहें जिस महाराष्ट्र के अंदर जो कोरोना की स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार को पहले से ही इंतजाम कर लेने चाहिए थे। मगर दिल्ली सरकार सिर्फ गाइडलाइनों का अंदर इंतजाम करती नजर आ रही है, धरातल पर बिल्कुल इंतजाम करती नजर आ रही है, ना ही प्रवासी मजदूरों के लिए ना ही बाजारों के लिए, और बिल्कुल सिर्फ गाइडलाइन के तौर पर सख्ती बरतने के लिए जरूर कहा गया है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया है, मगर जितनी सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिल रही है, ना ही पहले के तरह। ब्रेक का वक्त हो गया, आपको रोकूंगी और आपकी बात भी पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज़ पर। शहीद फौजियों ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो अभी तक लॉकडाउन देश की राजधानी दिल्ली में लगा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो प्रवासी हैं उनका पलायन शुरू हो चुका है। जो यूपी के रहने वाले मजदूर हैं, जो बिहार के रहने वाले मजदूर हैं, वो अपने गृह राज्य लौटने शुरू हो गए हैं। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। इस समय जो भीड़ आनंद विहार टर्मिनल, बस टर्मिनल पर देखने को मिल रही है वो एक तरीके से वही एक साल पहले की याद दिला रही है जो कि एक साल पहले थी। राजीव तिवारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि वहां से भी इस तरीके से पलायन किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं उन मजदूरों के लिए, उन प्रवासियों के लिए, ताकि वो उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंच सके। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद की जा रही है प्रवासियों की, या फिर बसों को लेकर?
जिस तरीके से जो एक साल पहले की स्थिति थी, यानी कि प्रवासी मजदूर जो थे वो पलायन करते नजर आ रहे थे, हर शहर से हर राज्य से अपने गांव जाना चाहते थे, मगर उस टाइम की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं डरावनी जरूर थी, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, यहाँ तक कि रोडवेज के सारे माध्यम बंद कर दिए गए थे, उनको पैदल चलना पड़ा था। मगर अब की बात करें तो अभी दिल्ली के अंदर वो स्थिति नहीं है, मगर फिर भी मजदूरों को लगता है, प्रवासी मजदूरों को यही लगता है कि दोबारा से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग सकता है, और कहीं ना कहीं उसी के मद्देनजर रखते हुए वो पलायन करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि आनंद विहार की बात करें बस अड्डे की, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगातार किस तरीके से प्रवासी मजदूरों की तरफ से पलायन किया जा रहा है, तो साफ स्थिति जरूर डरावनी होती जा रही है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से ना तो प्रवासी मजदूरों के लिए कोई इंतजाम किया जा रहा है, ना ही बाजारों के अंदर कोई इंतजाम किया जा रहा है, सिर्फ गाइडलाइन के अंदर जरूर इंतजाम किए गए हैं, मगर वो गाइडलाइन जो है वो सिर्फ गाइडलाइन बन के रह गई, ना कि धरातल की बात करें तो धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही प्रवासी मजदूरों के लिए कोई इंतजाम है, ना ही ट्रेनें चलाई गई है, ना ही कोई बसें चलाई गई है, ताकि जो मजदूर है वो जाना चाहते हैं अपने घर वो वापस जा सके। मगर दिल्ली के अंदर की स्थिति भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मास्क तक का यूज नहीं कर रहे हैं, तो और जो अधिकारी होना चाहिए जिनको सख्ती करने के लिए कहा गया है वो भी सख्ती नहीं करा रहे, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर लॉकडाउन ही लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है वो चौंकाने वाली जरूर है। मगर दिल्ली सरकार को समय रहते सबक लेना चाहिए था, मगर दिल्ली सरकार सबक नहीं ले पा रही है। जी, जैसा कि अभी ब्रेक से पहले आप बता रहे थे, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी कि दिल्ली सरकार बाढ़ से पहले पुल नहीं बना पा रही है, फिर ऐसा ना हो कि पछतावा हो, क्योंकि पछतावा पहले भी दिल्ली की सरकार को हुआ था, और पछतावा इस तरह से नहीं, पछतावा उस तरीके से हुआ था कि सरकार ने ये बोला था दूसरे राज्यों के जो मरीज हैं वो दिल्ली के अंदर ना आए, क्योंकि दिल्ली के मरीज ऑलरेडी बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल पूरी तरीके से फुल हो गए थे। ये पहले गाइडलाइंस दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई थी, क्योंकि पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ दिल्ली सरकार को समय रहते हुए सबक लेना चाहिए था, मगर दिल्ली सरकार ना तो सबक ले रही है, ना ही कोई प्रॉपर इंतजाम करती नजर आ रही है। बात करें जिस तरीके से पहले अस्पतालों के अंदर कह दिया गया था कि दिल्ली के ही लोगों को इलाज मिलेगा, बाहर के लोगों को इलाज नहीं मिलेगा, मगर ये भी कहा गया था कि दिल्ली की सीमाओं से अंदर प्रवेश ना करें बाहर के लोग। मगर जिस तरीके से लगातार अब भी वही स्थिति देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर इंतजाम है वो प्रॉपर है, सभी तरीके से इंतजाम किए गए हैं, मगर धरातल पर ऐसे कोई भी इंतजाम नहीं मिल रहे हैं। और देखने के लिए लगातार सरकारें बिल्कुल कोशिश कर रही है, मगर सरकार कितनी कोशिश कर रही है वो उससे साफ जाहिर होता है, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर दिल्ली के अंदर से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, प्रवासी मजदूर दिल्ली के अंदर से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रवासियों को लॉकडाउन का डर है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, प्रवासी मजदूरों को बिल्कुल डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक साल पहले स्थिति थी और उस समय वो कहीं ना कहीं जाना चाहते थे और नहीं जा पा रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोग तो पैदल चल रहे थे और छोटे छोटे बच्चों को भी पैदल लेकर चल रहे थे, और कहीं ना कहीं काफी जो मजदूर थे वो हादसे का शिकार भी हुए थे। मगर आपकी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं लगता है प्रवासी मजदूरों को अब समय रहते हुए अगर वो अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने गाँव पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति उनके लिए सही रहेगी। मगर इसीलिए वो दिल्ली को छोड़कर और राज्य को छोड़कर अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी स्थिति कहीं ना कहीं डरावनी होती जा रही है और कहीं ना कहीं बिगड़ती भी जा रही है। मगर दिल्ली सरकार अभी भी सबक के समय रहते हुए सबक नहीं ले रही है, और शायद बारिश का या फिर बाढ़ का ही इंतजाम कर रही है कि बाढ़ आएगी उसके बाद ही पुल बनाया जाएगा। मगर जब बाढ़ आ जाएगी तो पानी के अंदर पुल नहीं बन पाता है, ये सबको पता है। मगर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है उससे साफ जाहिर है सिर्फ गाइडलाइन के हिसाब से तो फॉलो किया जा रहा है, मगर धरातल पर सब जीरो नजर आ रहा है। जी, लोग लगातार पहुंच रहे हैं बस स्टॉप पर, वहां से बसें पकड़ रहे हैं, अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर भी भीड़ इस कदर है। हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लाइनों में लोग खड़े हुए हैं, और लाइनों में जब लोग खड़े हुए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। मास्क लगाना हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बगैर मास्क के भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है। छोटा सा रिएक्शन देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार के अंदर भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। छोटे बाजारों की बात करें वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है, और यहाँ तक कि मास्क तक की बात करें तो मास्क भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर मंथन करने वाले हैं। ये समीक्षा बैठक शाम को तकरीबन 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पीएम के सामने कुछ मांगे रख सकते हैं। ये मांगे हैं कि हर दिन 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी जाए, रेमडेसिविर की कीमत को नियंत्रित किया जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए और खराब वेंटिलेटर को ठीक करने के लिए तकनीकी सहायता दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा टीके महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं। रोजाना 4.5 लाख टीके लग रहे हैं। अब हम इस संख्या को बढ़ाकर 6 लाख पर ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ सेंटर में टीकाकरण अभियान बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वहां पर वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी है। हमारी अगर रोजाना 6 लाख लोगों को टीका लगाने की क्षमता है तो हर हफ्ते 40 लाख वैक्सीन मिलनी चाहिए और हर महीने 1,60,00,000 डोज मिलनी चाहिए। तो आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए। तकरीबन 60,000 मामले सामने आए हैं और उसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 31,73,261 हो चुके हैं। पिछले एक दिन में कोविड से 322 और मरीजों की मौत हुई है, जिसमें मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। 56,652 तक पहुंच चुकी है। वहीं ठाणे जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की अगर बात करें तो यहां पर 6,290 नए मामले सामने आए हैं और जिले में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,56,267 हो चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुरारी संवाददाता मुंबई से लाइव इस समय जुड़ चुके हैं। मुरारी, आज बड़ी मीटिंग होनी है प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की और महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है वहां के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि कई तरह की मांगे आज उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। क्या अपडेट है? जी का बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का जिस तरीके से बयान आया है, साफ तौर पर उन्होंने कहे कि हालात सुधारने के लिए सख्त नियम लगाने होंगे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री से जब महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तो दरमियान मुख्यमंत्री की तरफ से कई मांगे रखी जाए, इसमें जो टीकाकरण अभियान काफी स्लो हो रहा है, जो यहाँ कमी बताई जा रही है, प्रथम प्राथमिकता उसे दी जाएगी और साथ ही डॉक्टरों की जो टीम है उन्हें जो सलाह मशवरा के लिए और भी टीम यहाँ बुलाई जाएगी। साथ ही अगर कोविड सेंटरों की बात करें तो उसे भी लेकर के चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात कि जो लोकल ट्रेन है या हवाई यात्रा है या फिर कह सकते हैं मुंबई की जो बसें हैं उनके ऊपर किस तरीके की पाबंदी लगाई जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चर्चा हो सकती है। देखना होगा कि क्या कुछ बात उद्धव ठाकरे की तरफ से रखा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरीके की गंभीरता देखते हैं। तो 24 घंटे में 7,000 का आंकड़ा कोविड पॉजिटिव का है तो 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो वैक्सीन पूरी मात्रा में सभी राज्यों को दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं करे, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उतनी वैक्सीन महाराष्ट्र को नहीं मिल पा रही है जितनी महाराष्ट्र को चाहिए। अब केंद्र सरकार का कहना है कि जो वैक्सीन है वो तो फुल मात्रा में मिल रही है, लेकिन उसमें वेस्टेज भी शामिल है, वेस्ट किया जा रहा है वैक्सीन को। देखिए, काजल, समय आरोप और प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं, लेकिन स्थिति खराब है। इस समय केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए और जो भी जरूरतें हैं उन्हें तत्काल प्रभाव में प्रभावित करना चाहिए। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की माने तो वो महाराष्ट्र में जो भी वैक्सीन है कहीं से कोई कमी नहीं है, जिसमें जो भी वैक्सीन तैयार है, जिसमें देना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। हमारे साथ इस समय अतुल भातखालकर, बीजेपी विधायक महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। अतुल जी, लगातार महाराष्ट्र की तरफ से कहा जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको केंद्र की तरफ से इतनी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है जितनी कि महाराष्ट्र को चाहिए। केंद्र की तरफ से पक्षपात किया जा रहा है महाराष्ट्र के साथ, आपका रिएक्शन? नहीं, ये महाराष्ट्र का जो महावसूली सरकार है उनका सत्ता पर आने के बाद पहले दिन से यही एक रवैया रहा है कि हर बार केंद्र के तरफ उंगली निर्देश करने का। मराठी में कहावत है, नाचता ही ना आंगन वाकड़, हिंदी में मेरे ख्याल से कहते कि नाचना आए आंगन टेढ़ा। ऐसा ये महावसूली सरकार की और उनके मुख्यमंत्री की स्थिति है। अभी तक 1 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन के डोसेस राज्य सरकार को दिए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कल का ही आप सीएमओ का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि 76 लाख जैब्स अभी तक हमने दिए हैं। इसका मतलब आज के दिन राज्य सरकार के पास 21 लाख डोसेस ये खाली है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार, और दिन के वो 4 लाख दे रहे हैं, वो भी लास्ट 3 दिन में। उसके पहले तो दिन का 1 लाख भी उनका नहीं हो रहा था। और इसके लिए वैक्सीनेशन का पहला डोज हो या दूसरा डोज हो, इसमें महाराष्ट्र की सरकार देश में जो पीछे के राज्य है उसमें महाराष्ट्र है। और इसके लिए ये एक अपना अपयश ये केंद्र सरकार पर डालने का एक घिनौना प्रयास राज्य के और आरोग्य मंत्री कर रहे हैं। मैं उनको 2 ही सवाल पूछता हूँ कि वैक्सीनेशन तो केंद्र सरकार आपको दे रही है, चलो उसके बारे में समझो चर्चा हो सकती है, लेकिन आज महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन 48 आवर्स लोगों को नहीं मिल रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बात, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को, ऑक्सीजन दूसरे राज्य से लाना पड़ रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पूरे देश में आज के तारीख में जितने कोरोना बाधित लोग हैं उसमें 56% ये महाराष्ट्र के हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो बोलेंगे हम आंकड़े सही दिखाते हैं, बाकी के राज्य आंकड़े गलत दिखाते हैं। और इसके लिए ये एक नाकाम भ्रष्टाचारी महावसूली सरकार है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप खुद महाराष्ट्र में रहते हैं, वहां के विधायक हैं, और महत्वपूर्ण सवाल इसीलिए हो जाता है कि देश भर की स्थिति एक तरफ कोरोना को लेकर और महाराष्ट्र की स्थिति एक तरफ कोरोना को लेकर। सबसे ज्यादा जो बुरे हालात हैं वो महाराष्ट्र में है, चाहे हम संक्रमित लोगों के आंकड़ों को ले ले या फिर कोरोना से मौत के आंकड़ों को ले ले, सबसे ज्यादा जो बद से बदतर हालात हैं वो महाराष्ट्र में है। आप खुद वहां पर रहते हैं, वहां की स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं। वजह क्या है, कहां पर चूक रह जाती है? सरकार की तरफ से चूक रह जाती है या फिर पब्लिक की तरफ से चूक रह जाती है? महाराष्ट्र में पहली बात तो गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं। आप पत्रकार है जी, आपने कभी ये सुना है कि राज्य का मुख्यमंत्री 9 महीना राज्य के मंत्रालय में नहीं जाता है? 9 महीने हो गए राज्य के मुख्यमंत्री जो खुद को WHO के सलाहकार मानते हैं,
वो मंत्रालय नहीं जाते नहीं। कोई निर्णय राज्य में होता नहीं है जी। आप मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उनके ऊपर आपको उनके रोज के प्रोग्राम दिखेंगे। कोई भी प्रोग्राम जब तक 6 महीने में। ठीक है अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुरारी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त ही एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन से, जो कोरोना से सीधे जुड़ी हुई खबर है। गाजियाबाद और नोएडा में सख्ती कर दी गई है। गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कोरोना को लेकर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। गाजियाबाद जिलाधिकारी ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपके सामने कोरोना को लेकर गाजियाबाद और नोएडा में पूरी तरीके से सख्ती जारी कर दी गई है। हालांकि पहले उत्तर प्रदेश की सरकार कई ऐलान कर चुकी है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान गाजियाबाद में अब नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा, यानी सख्ती अब लागू कर दी है। गाजियाबाद में भी और नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा, जो कि रात को 10 बजे से शुरू होगा, सुबह को 5 बजे तक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।